आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। और हम आपको ये बता दें कि पहली बार जो मुश्तबा अली खामनाई है, पहली बार उन्होंने देश के नाम यानी ईरान के नाम उन्होंने संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने लगभग उन्हीं तमाम बातों को दोहराया है जो बातें अब तक ईरान की तरफ से या ईरान की जो सरकार है उसकी तरफ से आती रही हैं। उसमें बहुत कुछ बदलाव होता हुआ नजर नहीं आया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर कि वो इसी तरीके से बंद रहेगा और ये उनका एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। इस पर हम बात करेंगे कि क्या जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें कही हैं उसके क्या मायने हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जो मुश्तबा खामनाई हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं अब ईरान के, उनके बारे में ट्रंप ने भी ये कहा है कि वो जख्मी हैं और इसीलिए वो देश के सामने नहीं आ रहे हैं। एक ब्रिटिश मीडिया है द सन के नाम से, उन्होंने ये दावा किया है कि मुश्तबा खामनाई जो हैं उनकी दरअसल वो कोमा में हैं, वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हैं। यहाँ तक दावा किया गया है कि शायद उनका एक पैर भी नहीं रहा है। इस तरह के दावे अलग अलग जो मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया, उसकी तरफ से किए जा रहे हैं और ट्रंप ने भी इन बातों को आगे बढ़ाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आखिरकार 13 दिन के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये याद आ गया कि ईरान में युद्ध चल रहा है और उन्हें वहां के प्रेसिडेंट से बात करनी चाहिए। तो उन्होंने वहां प्रेसिडेंट से बात की और बात करने के बाद जो उन्होंने मैसेज एक्स पर डाला है और जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने कंसर्न जाहिर किया है। उन्होंने ये भी कंसर्न जाहिर किया है कि वहां पर जो सिविलियंस की डेथ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हो रहा है, इसके अलावा जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनकी उन्होंने बात की है। और इसके अलावा जो एनर्जी को लेकर पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो संकट गहराया हुआ है, खासतौर पे भारत में जो गहराया हुआ है, उसको लेकर भी उन्होंने बात की है। तो ये कहा जा रहा है कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो बंद किया है ईरान ने, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुटनों पर आ गए हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब ईरान की वॉर शुरू हुई थी तो उससे 2 दिन पहले ही वो इजराइल गए थे और वहां जाके उन्होंने क्या क्या कहा था, ये सब हमारे सामने है। तो आखिरकार 13 दिन के बाद उन्हें सुध क्यों आई है? क्योंकि उन्होंने तो नेतन्याहू से बात की थी, उन्होंने तो सऊदी अरब के प्रिंस से बात की थी, उन्होंने तमाम जो मिडिल ईस्ट कंट्री के कई देश हैं वहां से उन्होंने बात की थी, नेतन्याहू से तो उन्होंने 2 बार बात की थी। तो अब 13 दिन के बाद उन्हें क्यों याद आ रही है? क्या जिस तरह से एलपीजी का जो संकट देश में गहराया हुआ है, क्या उसकी वजह से उन्हें लगा कि शायद बात करके कुछ मामला सुलझ जाए? इसके अलावा ये भी बात की हमारे 28 के करीब जो जहाज हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हुए हैं और उसमें बताया जा रहा है कि 768 जो नाविक हैं वो भी उसमें फंसे हुए हैं और भारत को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से एक भी जहाज आगे बढ़ाने की इजाजत ईरान ने अभी तक नहीं दी है। हमारे विदेश मंत्री ने भी उनसे बात की है। एक और अपडेट जो मैं आपको रखना देना चाह रही थी वो ये कि यूएस का कल एक KC-135 जो उनका फाइटर जेट है वो इराक में मार गिराया गया है और ये रिफ्यूलिंग करने के लिए ये जहाज था। और इसके साथ साथ यूएस का ये दावा है कि ये फ्रेंडली फाइट या फिर किसी तरह से दुश्मन ने नहीं मार गिराया है और इसमें 6 लोग भी यानी कि 6 फाइटर भी इसमें सवार थे, ऑफिस जो सोल्जर्स थे वो सवार थे, उनकी भी इसमें डेथ हुई है। ये क्लेम जो है इसको एक्सेप्ट किया है यूएस ने, लेकिन उसने ईरान का हाथ होने से मना किया है। लेकिन ईरान अपनी तरफ से दावे कर रहा है कि उसकी तरफ से ही किया गया है। तमाम चीजों पर कि रात भर क्या हुआ है, क्या अब तक की अपडेट है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। और मेरे साथ आगा सूरतवाला साहब जुड़ गए हैं जो कि ईरान में रहते हैं लेकिन भारतीय हैं और फिलहाल भारत में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और वहां पर जाहिर सी बात है कुम में वो पढ़ते हैं। सूरत आगवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी आदाब अर्ज करता हूँ तमाम नाजरीन और व्यूअर्स की खिदमत में। जी, सूरत वाला साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि रात भर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अब ये 11 बजे ये टेलीकास्ट होगा हमारा ये कार्यक्रम, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि रात भर क्या रहा और क्या बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके पास है? 3 बड़ी अपडेट्स की तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि ईरान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर हमलों का सिलसिला था, जिसमें तेहरान पर हमला हुआ है, कुम में हमला हुआ है, सहरी के वक्त इस्फहान में और शिराज में। जिस तरह के हमले पिछले कुछ दिनों से हो रहे थे, कुम में आज मेरी फैमिली से सुबह में बात हुई।
आज इंडिया की सहरी के बाद में, क्योंकि मेरी फैमिली अभी वहां रहती है, तो मुझे ये पता चला कि वो लोगों ने भी धमाकों की आवाज को सुना है। जिस जगह हम लोग रहते हैं और जहां से धमाकों की आवाज का अंदेशा और वहां के मेयर का एक बयान भी आया है, तो सिविलियन इलाके पे पब्लिक, सादे और आम लोगों के घरों पर हमला हुआ है। नजदीक में कोई फौजी चौकी इस तरह की वहां नहीं पाई जाती है। तो इस तरह के हमलों का सिलसिला अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के अंदर जारी है। ईरान ने भी अपना जो ट्रू प्रॉमिस है चौथे नंबर का, उसमें 44 वेव्स को कल रात में 44th को अप्लाई किया और एग्जीक्यूट किया है। ईरान का ये कहना है कि उसने भी इसराइल के कल रात में हिजबुल्लाह के साथ मिलकर 60 जगहों के ऊपर हमला किया है। फिगर के हिसाब से ये 60 का अदद एक बहुत बड़ा अदद है, और इसराइल की साइज के हिसाब से 60 के फिगर को लोग बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत धमाकेदार मान रहे हैं कि जो इसराइल के अंदर हमले हुए हैं। जिस तरह से आपने रिफ्यूलिंग वाले एक जेट की तरफ इशारा किया, इराक के अलायंस ने जो ईरान के साथ मिल ईरान को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों ने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट देकर ये कबूल किया है और ये अपने ऊपर वो क्रेडिट लिया है, ये कहते हुए कि हमने उसको मार गिराया है। लेकिन अभी तक कि अमेरिका ने इस बात की न पुष्टि की है न तायीद किया है कि उसको किसने मारकर गिराया है। मारकर गिरने को कबूल किया है, लेकिन इराक के जो अलायंस हैं उन्होंने जो है इसको कबूल किया है कि हमने मार गिराया है। मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो दी जा सकती है वो यमन की तरफ से दी जा सकती है। यमन ने भी कल, उनके जो हेड हैं अंसारुल्लाह के अब्दुल मलिक अल हूसी, उन्होंने भी कल तकरीर किया है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि इस जंग के अंदर वो, अगर अमेरिका अपनी लिमिट के अंदर नहीं रहता है और कुछ इस तरह के कामों को आगे बढ़ाता है कि जहां सिविलियन पर अटैक हो रहा है ईरान या लुबनान में, तो हम बहुत देर तक के अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि इस जंग में सिविलियंस के लिए और उनकी हिफाजत के लिए और बदले के लिए हम भी जंग के अंदर आ जाएं। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं। जी बिल्कुल। इजराइल की जो आप बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या अंदाजा है, क्योंकि वहां तो पूरी तरीके से सेंसरशिप है, बहुत कम वीडियोस हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन जो वीडियोस सामने निकल कर आ रही हैं वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत भयावह हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से नाकाम साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल का ये कहना है कि सिविलियंस को ईरान जो है वो टारगेट कर रहा है। अब आप सोचिए कि क्या अब ईरान को इजराइल से दर्स लेने की जरूरत है या दुनिया में किसी को भी, कि सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं जो सिर्फ सिविलियंस को ही टारगेट करते हैं। तो सवाल मेरा यह है कि कितना नुकसान आप इजराइल में देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि वहां पूरी तरीके की सेंसरशिप है। यहाँ तक कि जो सीसीटीवी कैमरास जो लगे हुए थे पोल्स पर, उनको भी तोड़कर हटा दिया गया है वहां से। इवेंट ट्रैफिक कैमरास को भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसराइल की तरफ से सेंसरशिप का होना ये कोई नई बात नहीं है। उनकी आर्मी के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सेंसर डिपार्टमेंट, और आर्मी के अंदर वहां पर इमरजेंसी जब लगती है जंग के जमाने में, तो उन लोगों का काम सबसे ज्यादा हो जाता है। तो सेंसरशिप होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन इसराइल एक तरफ सेंसरशिप करता है और दूसरी तरफ बयानों के जरिए से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। यानी एक तरफ वो सेंसरशिप है और दूसरी तरफ वो ये कहता है कि सिविलियन पर हमला हो रहा है। आमतौर पर जब सिविलियन पर हमला होता है तो सिंपल तरीका उसका ये होता है कि जिस गवर्नमेंट के सिविलियन पर हमला हुआ है, जैसे ईरान, वो अपने इधर की बिल्डिंग बताता है, लोगों के जनाजों को सामने रखता है, गाड़ियों की तस्वीरें और घरों की तस्वीरों को सामने बताता है कि देखो किस तरह हमला हुआ। आपने नोट किया होगा मीनाब या और दूसरी जगह स्कूल या हॉस्पिटल्स पे जब हमले हुए हैं तो ये बताया, ये एक सिंपल तरीका है। लेकिन ये लोग ये काम नहीं करते हैं, तो इससे इस बात का संदेह और इस बात का एहतिमाल बढ़ जाता है कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। और ईरान ये क्लेम करता है कि उसके पास जो मिसाइल्स हैं उनका मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, कई मीटर के, ना कुछ मीटर और कुछ सेंटीमीटर में उनका क्लेम है। और ईरान की मिसाइल की ताकतों को ये लोग मानते हैं। जी, मैं अपने नाज़रीन को एक अहम नुक्ते की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूं, और वो ये कि आईडीएफ और इसराइल के डिफेंस या वॉर रिलेटेड जितने भी इदारे या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोगों ने जानबूझकर सिविलियन के बीच में बनाए हैं, ऐसे एरियाज में बनाए हैं, और उसके बावजूद ईरान ये कोशिश करता है कि डायरेक्ट उनको ही हिट करे, और वहां के सिविलियन को अब तक उसने डायरेक्ट हिट नहीं किया है। तो
इनको चूंकि मारता है तो हो सकता है कि इनकी बिल्डिंग के नुकसान के साथ में अतराफ में कोई छोटा मोटा नुकसान होता होगा, और जिसको इसराइल ये बताना चाहता होगा कि उसके नाम पर सिविलियन के लिए लोगों के जज्बात को अपनी तरफ मोड़े। वरना ईरान की पॉलिसी ये है, और अब तक के उसका काम ये है कि वो डायरेक्ट आईडीएफ या वॉर रिलेटेड जो बिल्डिंग्स या ऑर्गेनाइजेशंस है उनको मार रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ईरान ने अब ये धमकी दिया है कि तुम हमारे डिपोज पे मार रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मार रहे हो, और हमारी आम पब्लिक और सिविलियन को मार रहे हो। तो अब एक कानून होता है जंग के अंदर, आंख के बदले आंख मारना, यानी आंख को फोड़ना, आंख के बदले आंख को फोड़ना एक कानून है। और वो कानून ये है कि अगर तुमने हमारे सिविलियन को मारा तो अब हम वहां पर भी हमला करेंगे, और फिर हम लोगों की जान का ख्याल नहीं रखेंगे। जी बिल्कुल। मैं आती हूँ अगले पॉइंट पर कि मुश्तबा खामनाई जो है, जो अब सुप्रीम लीडर हैं, एक तो ये कि जो उनका बयान आया है कल पहली बार, जो पहले टेलीग्राफ चैनल पर इसको शाया किया गया और फिर उसके बाद फिर हमने तमाम मीडिया में उसको देखा, तो उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये बात करना चाहती हूँ जो क्लेम्स किए जा रहे हैं ट्रम्प से लेकर, और जो द सन मीडिया है उसकी तरफ से जो क्लेम किए गए हैं कि वो बहुत बुरी तरह जख्मी है, कोमा में है, उनका एक पैर तक चला गया है, और इसीलिए वो तब से लेकर अब तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। इसको लेकर क्या कुछ इंफॉर्मेशन है, और ये बात कितनी सच और कितनी झूठ हो सकती है? जी, मैं इसकी तरफ, ईरान के मीडिया में इस तरह का कोई इशारा नहीं है, इसकी तरफ कोई भी एहतिमाल नहीं दिया जा रहा है कि वो जख्मी है या नहीं है, ऐसा कोई इशारा नहीं है। लेकिन ये वाला जो वेस्टर्न मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया में ये वाली खबर बहुत टाइम से चल रही है। इवन जिस दिन आयतुल्लाह खामेनी जो शहीद हो गए, अली खामेनी, उनके साथ शहादत वाली लिस्ट में जिन लोगों का नाम था उनमें इनका भी नाम शामिल किया गया था, और ये जिक्र किया गया था कि ऑलरेडी इनको शहीद किया जा चुका है और इनको भी मारा जा चुका है। लेकिन हमने देखा कि बाद में खुद वो लोग अपनी इस खबर से पीछे हटते हैं। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था बुशरा जी, अजीब रिपोर्ट थी कि अमेरिकन पब्लिक का भी अब ये मानना है, और वेस्टर्न लोगों में भी इस बात का एक मामूल हो गया है कि ये कहा जाता है कि ओवरऑल अगर ट्रम्प 100 बातें करते हैं तो उसमें उनकी सबसे ज्यादा जो रेशो है वो 7 बातें सच होने का एहतिमाल दिया जाता है। बाकी की बातों में हम देखते हैं कि हर थोड़ी देर पे वो अपनी पहली वाली बात के कॉन्ट्रोडिक्टिव में एक बात आकर कहते हैं। तो उनके जख्मी होने के बारे में या उनके न दिखने के बारे में जो वजह बयान की जा रही है, यकीनन सिक्योरिटी रीजन होगा। हुकूमत ये चाहती होगी और अवाम की भी ये ख्वाहिश है कि उनके सुप्रीम लीडर सेफ रहें और अच्छे रहें। लेकिन ये बातें सिर्फ रूमर्स की तरह अभी ये लोग मतरा करना चाहते हैं। शायद तो ये समझ रहे हैं कि इन बातों से ईरान के अंदर लोगों के जज्बे और जोश को कम किया जा सकेगा। जो शहीद की शहादत के बाद से, सैयद अली खामेनी की शहादत के बाद से अब तक के रोजाना हर रात में ईरान के अलग अलग स्ट्रीट्स पे, चौराहों के ऊपर पब्लिक जो खड़ी हो रही है, शायद उन्हें कमजोर करने की कोशिश हो। लेकिन सवाल ये लोगों के जहन में आ सकता है कि लोगों की मोराल बढ़ाने के लिए क्या मुश्तबा खामनाई जो है उनको क्या सामने नहीं आना चाहिए था? ये जो उन्होंने खिताब किया वो क्या उन्हें सीधे तौर पर लोगों को आकर नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल शायद हो, यानी वो लोग इस बात को बहुत बेहतर समझते हैं। लेकिन इस खिताब के नतीजे में भी कल रात से जिस तरह से मैं न्यूज को फॉलो कर रहा हूँ, वो ये महसूस हो रहा है कि इस पैगाम के जरिए से भी एक कॉम्प्रिहेंसिव पैगाम होने की वजह से, मैसेज होने की वजह से, जो 7 हिस्सों में बटा था, पब्लिक की उन्होंने जिस तरह से तारीफ की है और पब्लिक के रोल को जो उन्होंने सराहा है, और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कहते हुए कि जिस वक्त सुप्रीम लीडर की शहादत होती है और जिस वक्त नया सुप्रीम लीडर बनता है, तो उस दरमियान के पीरियड को उन्होंने कहा है कि हमारी हिस्ट्री का सुनहरी पीरियड होगा, जब सुप्रीम लीडर के बाद पब्लिक ने अपनी कंट्री को लीड किया है, यानी ये पूरी पब्लिक मिलकर लीडर ऑफ द कंट्री हो गई थी। तो इस तरह से तारीफ करते हुए अपने पब्लिक के जो उन्होंने बयान को शुरू किया था, इसको बहुत सराहने के साथ में लोगों में इसको जज्बे और जोश में बढ़ावे का जरिया भी देखा गया है। जी, अब मैं आती हूँ उनके बयान पर, जो कि उनके कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि जो नुकसान किया है उसका हर्जाना भुगतना ही होगा दुश्मन को, यानी दुश्मन वो अमेरिका, इसराइल, जाहिर सी बात है। उनके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मिडल ईस्ट में जो भी सैनिक अड्डे हैं अमेरिका के, उनको वहां से जाना होगा और वहां से उनको हटना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो उन्होंने कहा है कि बंद ही रहेगा। इसके अलावा
उन्होंने ये भी कहा है कि देश जो पड़ोसी देश है यानी कि GCC कंट्रीज, उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात, हमेशा से फ्रेंडली ताल्लुकात जो हैं वो रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमला किया गया है वो सिर्फ जो सैन्य अड्डे हैं उनको निशाना बनाया गया है। इसके अलावा क्या ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं सूरत वाला साहब जिसकी चर्चा हो रही है और जिस पे बात करना बेहद जरूरी है और जिसको एक स्ट्रैटेजिक मूव की तरीके से देखा जाए, जो आगे हो सकता है कि जंग का रुख बदल सकता है? जी, मैं अगर रफीक इनके वर्ड्स को इस्तेमाल करूं जो इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कहा है, वो एग्जैक्टली ये नहीं कहा है कि इसे हमें बंद रखना होगा। उन्होंने ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखने के ऑप्शन की सूरत में हमेशा इसको एक्टिवेट, इस ऑप्शन को एक्टिवेट रखना होगा कि हम कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एज ऑप्शन हम इसको हमेशा बाकी रखना चाहते हैं और ये रहेगा, ताकि दुनिया इस बात की तरफ अवेयर रहे कि ईरान के ऊपर हमला होगा तो नुकसान सबका होगा। साथ साथ में उन्होंने एक दूसरा पॉइंट इसके साथ ऐड करते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे पास एक चीज है जिसके जरिए से हम प्रेशर बना सकते हैं बंद करने के जरिए से, लेकिन हमने बहुत सारी स्टडीज की है जिसके जरिए से हमारे पास और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हमने स्टडी कर लिया है। जरूरत पड़ने के ऊपर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए उन ऑप्शंस को भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उनके बयान के थोड़ी देर के बाद ईरान के आर्मी के जो जनरल हैं उन्होंने एक ट्वीट करते हुए ये मैसेज किया कि हाँ, हमारे ज़हन में कारिश वो जगह है जो लुबनान और इसराइल के दरमियान एक कॉन्ट्रोवर्शियल जगह है, जहां से गैस निकालने का एक प्लांट इसराइल ने वहां पर सेट किया है। तो इन्होंने कहा है कि हाँ, हमारे ज़हन में कारिश और इस तरह की दूसरी जगह हैं। उन्होंने सिर्फ इशारा दिया है। ये एक दूसरा पॉइंट था जो उन्होंने जिक्र किया है। तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है कि जिसके ऊपर चर्चा कम हो रही है लेकिन होना चाहिए थी, और उसके अंदर वो जानदार पॉइंट था इनके बयान का, उन्होंने खास तौर पे यमन का सबसे पहले शुक्रिया अदा किया है, ये कहते हुए कि मजलूम फिलिस्तीनियों की मदद में यमन का आगे बढ़कर खड़े रहना ये बहुत ही ज्यादा सराहनीय है, इसकी तारीफ की जाना चाहिए और इस मसले में हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो जो खड़े थे। और मुझे लगता है कि ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि वो जो ऑप्शंस की तरफ इशारा कर रहे हैं, शायद उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ में बाबुल मंदब आ सकता है यमन की तारीफ के जरिए से जो उन्होंने जिक्र किया है रेड ओशियन की तरफ। तीसरी चीज जो उन्होंने मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहते हुए कि हिजबुल्लाह अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स के बावजूद जिस तरह अब हमारी हिमायत में उतरा है, हम इस तरह के अपने दोस्तों को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं और इनको हम न कभी भूले थे न भूलेंगे और हम इनके साथ खड़े हुए हैं। यानी उन्होंने इंटरनल प्रॉब्लम्स के बावजूद हिजबुल्लाह को जिस तरह से अप्रिशिएट किया है, शायद ये सिग्निफिकेंट इस माना में है कि हिजबुल्लाह को अब किसी भी तरह से, हिजबुल्लाह भी नहीं चाहेगा कि इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो बैकआउट करे और इस मरहले में, इस मसले में वो ईरान के शाना बशाना खड़े होकर इसराइल के ऊपर लगातार हमले करने का और मजबूत इरादा करते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये 3 पॉइंट और इसके अलावा भी बातें हैं। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बातें हैं और ज़ाहिर सी बात है एक ऐसे वक्त में जब एक देश ने अपनी टॉप लीडरशिप को खोया हो और ख़ासतौर पे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामनेई को की जिस तरह से शहादत हुई, उसके बाद उनके बेटे का ही उसी पोस्ट पर आना और उनका ये भी कहना कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है, यकीन जानिए कि मुझे भी तभी पता चला है कि जब इसका ऐलान किया गया है, क्योंकि तमाम मीडिया में, खासतौर पे जी इंडियन मीडिया में ये दिखाया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए जैसे जानशी बना दिया गया हो कि वालिद हटे तो गद्दी पर बेटे को बिठा दिया गया। शायद उनको ईरान के जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा सिस्टम है, उसके बारे में उतनी जानकारी हासिल नहीं है और इसीलिए वो व्हाट्सएप के जरिए जो ज्ञान आता है वो ज्ञान देते हुए वो नजर आते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आगे मैं रशिया का बयान सुन रही थी और रशिया ने अमेरिका से भी बात की है और ईरान से तो जाहिर सी बात है बात चल ही रही है। पाकिस्तान की से भी बात हुई है ईरान की और जिसका जिक्र जो है पेज़ेश्कियान ने अपने ट्वीट में उन्होंने किया है। रशिया की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से इलीगल अटैक किया गया उस पर अपने आप का अपना दिफा करने के लिए, अपना डिफेंस करने का पूरा हक है ईरान को, लेकिन आगे वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि बातचीत का जो दरवाजा है वो भी खुलना चाहिए और 3 शर्तें जो रखी हैं, जो पेज़ेश्कियान ने रखी हैं, 3 शर्तें प्रेसिडेंट ने, क्या आपको लग रहा है कि इन शर्तों को अमेरिका किसी भी सूरत मान सकता है? क्या ईरान के अंदर वो अभी ताकत है कि वो उसे उतने घुटनों पर ले आए? क्योंकि
جو 3 شرطیں ہیں مجھے لگتا ہے اس کے آگے بھی اور شرطیں ہوں گی، کیونکہ اس میں ان شرطوں میں غزہ کی بات نہیں ہے، اس میں لبنان کی بات نہیں ہے، اس میں 1-2 اور چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیشہ ایران بات کرتا رہا ہے، ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں ہم کوئی بات چیت کے دور دیکھیں گے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرف یہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بالکل، چائنا اور رشیا دونوں اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اور ایسٹرن بلاک کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے وہ کوئی نہ کوئی راستہ کھولیں اور ایران سے اپنی کچھ باتوں کو منوائیں۔ لیکن ایران کا یہ اصرار ہے کہ وہ جس طرح سے جنگ اس کے اوپر تھوپی گئی ہے، تو اب جب تک کہ وہ سبق نہیں سکھاتا ہے تب تک اگر وہ جنگ سے پھر رک جاتا ہے، بہت ممکن ہے کہ اگلی بار بھی ایک نئی جنگ دوبارہ تھوپی جائے گی اور پھر سب ایران سے کہیں گے کہ بھائی تم پیچھے ہٹو، تم بیک آؤٹ کرو، کیونکہ تم جب جنگ کرتے ہو تو ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ ایران میں کل سپریم لیڈر نے بھی جو بیان دیا ہے 3 پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جتنا ہمارا نقصان ہوا ہے پورے نقصان کی بھرپائی دشمن کو کرنا ہے۔ اگر وہ بھرپائی نہیں کرتا ہے خود سے آگے بڑھ کر تو ہم اس کے جتنے ایسٹس ہیں ہم اسے ہتھیائیں گے اور ہم اس کو اپنے قبضے میں لیں گے۔ جتنا ہمارا نقصان ہوا ہے ہم بتائیں گے ہمارا کتنا نقصان ہوا اور اس کے بدلے میں ہم کیا کیا لیں گے۔ یہ دوسری چیز انہوں نے کہا ہے۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ موقع ہم کو نہیں ملتا ہے کسی وجہ سے کہ ہم اس کے ایسٹس کو نہیں لے سکتے ہیں اپنے جبران کے لیے اور بھرپائی کے لیے، تو جتنا ہمارا نقصان ہوا ہے ہم آخر تک کے کھڑے رہ کر ان کا اتنا نقصان ضرور کریں گے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری آنکھ پھوڑی جائے گی اور ہم سامنے والوں کو جواب نہیں دیں گے، ہم ان کا نقصان کریں گے۔ سیم پزشکیان جو پریسیڈنٹ ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتوں کو کر رہے ہیں۔ امپورٹنٹ پوائنٹ، ایران اب اس بات کے اوپر مصر ہے کہ جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ بات چیت کرنے کے لیے، تو ایران یہ کہتا ہے، اور جو فیکٹ بھی یہ سب مانتے ہیں کہ ایران ٹیبل کے اوپر بیٹھا تھا گفتگو کرنے کے لیے، وہ لوگوں نے ٹیبل کو توڑا ہے، ان لوگوں نے جنگ کو شروع کیا ہے۔ تو اب ایران سے بات کرنے کے بجائے، ایران کو تیار کرنے کے بجائے سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس نے جنگ شروع کیا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر اگر پرابلم ہے تو اس کی وجہ ایران نہیں بلکہ امریکہ ہے۔ اکونومی کا اگر کوئی بھی پرابلم اور کرائسس شروع ہو رہا ہے گیس ریلیٹڈ یا آئل ریلیٹڈ، تو سب کو یہ ماننا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ پرابلم امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ایران یہ چاہتا ہے کہ اس چیز کو کسی طریقے سے آگے بڑھائے اور اسٹیبلش کرے اور متوجہ کرے۔ یقیناً ایران بات کرنے اور اس طرح کے آپشنز کو آگے دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ایران کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جس کی غلطی ہے پہلے اس کو گھٹنے پر لائیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ پھر دیکھیں گے کہ کیسے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، دیکھنا ہے کہ آگے یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے۔ اور اس سب کے بیچ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ سعودی عرب پہنچے ہیں شہباز منیر اور ڈار، تو وہ کیوں پہنچے ہیں پاکستان کے لیڈرز سعودی عرب، اور کیا آگے اس میں کسی طرح کا کچھ ہم نیا موڑ ہم اس میں کچھ دیکھیں گے، یہ بھی دیکھنا بہت مہتوپورن ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ جی صورت والا صاحب، آپ کا کارکرم کا حصہ بننے کے لیے، وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ تمام درشکوں کا بھی۔ جی نمسکار۔